हेलो स्टूडेंट्स, आपका SKS क्लासेज में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात प्रसामान्य बंटन। आपने पिछले लेक्चर्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, उसके बाद आपने पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, जो दोनों ही खंडित चर के बंटन थे। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक अखंडित चर के रूप में है। मेरे पिछले 2 लेक्चर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको करवाए हैं, जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज आपको बताई और किस प्रकार से नॉर्मल बंटन में हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं तथा प्रत्याशित आवृत्तियां ज्ञात करते हैं। आज एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जो प्राय है एग्जामिनेशन में आपसे पूछते हैं। ये क्वेश्चन या इस जैसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझना है, और एग्जाम के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। तो आप समझिए कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक प्रसामान्य बंटन में 31% इकाइयां 45 से कम और 8% इकाइयां 64 से अधिक है। उस बंटन का माध्य व परिमाप विचलन ज्ञात कीजिए। हमें इसके जो अचर मूल्य हैं समांतर माध्य और परिमाप विचलन दोनों ही ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पढ़ा कि जेड निकालने के लिए हमें एक्स चाहिए, एक्स बार चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, लेकिन यहां हमें केवल एक्स दे रखा है, 45 दे रखा है एक्स, और एक्स 64 दे रखा है, लेकिन हमें माध्य व परिमाप विचलन नहीं दे रखे हैं जो ज्ञात करने हैं। तो समझिए कैसे हम ज्ञात करें। क्वेश्चन के अनुसार हमें बताया है कि 31% पद 45 से कम मूल्य के। तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व बना लेते हैं, देखिए इस प्रकार से। और ये हमारा इसका कोटि एक्स मूल्य कहलाता है 0, जहां पर हमारा एक्स बार भी है, हमारा मीडियन भी है, जहां मोड भी होता है। और हमें बताया है कि हमारा क्वेश्चन के हिसाब से कि 31% इकाइयां 45 से कम है। तो 45 मैंने इधर लिखा लेफ्ट साइड में, ठीक है। और 45 से कम की बात करते हैं तो हम लेफ्ट साइड में आते हैं, ऋणात्मक साइड में। ये मैंने रेखांकित करके बताया है, ये 31% है, 0.31। तो 45 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत है, प्रायिकता है, वो 0.35 है। तो देखिए आपको ये भी पता है कि हमारे कोटि एक्स से और यहां तक ये पूरा भाग 0.5 होता है। तो जब ये रेखांकित जगह 0.31 है तो ये बची जगह कितनी हो जाएगी, ये 0.19 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ बताया है आपको कि 31% पद 45 से कम मूल्य के हैं, अर्थात 45 के बाईं ओर का क्षेत्रफल 0.31 है, जो मैंने यहाँ बता रखा है। तो माध्य कोटि से 45 तक का क्षेत्रफल, अर्थात माध्य कोटि से 45 तक का क्षेत्रफल कैसे निकालें ये समझना है। तो यहाँ मैंने लिखा 0.19 कैसे निकाला हमने, 0.5 में से मैंने 0.31 घटा दिया तो ये 0.19 आया। अब वह संबंधित जेड का मान देखना अपने को, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डिस्टेंस जेड का मान सदैव माध्य कोटि से और आगे वाली इस डिस्टेंस के बीच में देखना होता है। तो ये प्रायिकता 0.19 है। आपको एरिया अंडर नॉर्मल कर्व टेबल में जाना है और बॉडी ऑफ द टेबल में आपको 0.19 ढूंढना है, और 0.19 जिस रो में है उसके सामने लेफ्ट में कौन सा जेड लिखा हुआ है वो जेड हमें निकालना होगा। तो देख कैसे निकालते हैं, ये तालिका से हमें इस जेड का मान याद करना है। ये मान आपने सही निकाल लिया तो हम सवाल को सही दिशा में सोल्व करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए जेड का निकालने का तरीका, मैंने आपके सामने एरिया अंडर नॉर्मल कर्व टेबल खोली है। अब देख रहे हैं कि ये हमारा जेड है और इस बॉडी ऑफ द टेबल है, इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी दिखा रखी है। तो देखिए हमें इसमें 0.19 ढूंढना है। 0.19 हम देख रहे हैं कि 0.11 है, 0.12 है, इस प्रकार से देख रहे हैं। ये 0.17 है, 0.18 है, यहाँ 0.19, यहाँ देखिए ये तो है 0.1879 है और यह 0.19 पता दे रखा है। तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 ये मान जेड का मान है, 0.5 जेड का है। चूंकि लेफ्ट साइड का है इसलिए ये नेगेटिव कहलाएगा। तो हम लिखते हैं जेड का मान हो गया माइनस का 0.5। तो संबंधित जेड का मान हमारा निकालिया हमने माइनस का 0.5। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब आगे चले देखिए, हमें कहा 8% मूल्य 64 से अधिक है। 8% 64 से अधिक है, तो मैंने यहाँ 64 ले लिया और उससे अधिक 8% है, 8 मतलब 0.08। तो ये जो रेखांकित एरिया है 0.08 है। तो जब ये 0.08 है तो आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी है ये 0.5 होती है। तो आप 0.08 घटा दो 0.5 में से, तो ये बच गया 0.42। तो मैंने लिख के बताया आपको 8% मूल्य 64 से अधिक है, अतः 64 के दाईं ओर का क्षेत्रफल 0.08। माध्य कोटि से 64 तक का क्षेत्रफल, ये माध्य कोटि और ये 64,
इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो 0.5 माइनस 0.08 बराबर 0.42, मैंने लिख दिया 0.42। वह संबंधित जेड का मान देखना है। अब देखिए हमें यहां लिखा है जेड से 0.42, तो ये आपको एरिया अंडर नॉर्मल कर्व टेबल ढूंढना है और इसके सामने लेफ्ट साइड में जो जेड है वो हमें छांटना है। तो संबंधित जेड का मान डियर स्टूडेंट आपको ढूंढना है। तो मैं आपके सामने रख रहा हूं नॉर्मल कर्व टेबल, जिसमें हम जेड का मान ज्ञात करेंगे। ये है हमारी एरिया अंडर नॉर्मल कर्व टेबल। हमें इसमें 0.42 ढूंढना। देखिए तो 0.35, 0.36, 0.41, 92 और 0.42 हाथ आ गया यहाँ पर। तो ये संख्या आप देखिए 0.41, 92, ये लगभग 0.42 है। तो हमारा मान कितना है 1.4। 1.4 जेड का मान है और राइट साइड में, इसलिए पॉजिटिव मान कहलाएगा। तो जेड इक्वल टू 1.4। तो समझ जेड का मान आ गया 1.4। तो ये विद्यार्थियों हमने दोनों मान याद कर लिए हैं। अब देखिए हम फॉर्मूला फिट करते हैं। जेड बराबर होता है x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। हमें जेड पता है, पहला जेड है माइनस का 0.5 बराबर है हमारा x। आप देख रहे थे इसके लिए पहले वाला x था 45 था, 45 माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें न तो एक्स बार पता है न स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम इसको सोल्व करना चाहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए 45 माइनस एक्स बार तो रहेगा ही रहेगा, 45 माइनस एक्स बार और इक्वल टू माइनस का 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बदल गुणा कर दिया। तो इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम सेकंड भी बात करना चाह रहे हैं दूसरे इसके लिए भी। तो हम दोबारा वैल्यू पुट करें x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा जेड हमने दूसरा याद किया वो 1.4 है। जेड हमारा 1.4, एक्स हमारा है 64 जो हमने इसमें दे रखा है 64। एक्स बार ये हमें नहीं पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं पता है। तो हल करिए इसको। तो हमारा समीकरण बनता है 64 माइनस एक्स बार, ये तो रहेगा इक्वल टू, ये मदर गुणा कर दो इनको 1.4 स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट में से सेकंड को कम करते हैं। फर्स्ट माइनस, आप सेकंड कम कर दीजिए। देखिए 45 में से गई 64, तो ये माइनस में है। तो ये माइनस की संख्या आ जाएगी आपकी, ये हो गया माइनस के 19। और माइनस के एक्स में से जब ये माइनस के जाएंगे तो प्लस प्लस होते ही कट जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा ये। तो ये संख्या कट जाएगी। और माइनस के 0.5 में से आप घटाएंगे तो ये माइनस का ये संख्या हो गई 1.9 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये संख्या बन गई। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन अब हल करना अपने को। हमें पता है माइनस का 1.9 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू माइनस के 19 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होगा ये समझिए आप, माइनस के 19 बटे 1.9 बराबर 10 हो गया। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आ गया। तो अब आप कोई से भी समीकरण में इसका मान लगा दीजिए, हमारा दूसरा मान आ जाएगा। तो पहले मैं लगा रहा हूं, देखिए मैं इसमें पहले समीकरण में ये मान में लगा रहा हूं 45 माइनस एक्स बार बराबर है माइनस का 0.5 और इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 10 है, 10 कर दिया हमने। तो 45 माइनस एक्स बार बराबर, आप दोनों को गुणा करिए इनको। तो गुणा करेंगे तो देखिए विद्यार्थियों हमारी जो संख्या है -5 हो गया। अब आप पक्षांतर कर लीजिए संख्याओं को। तो 45 तो रहेगा ही, इस -5 को आप इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा 45 + 5। और आप एक्स बार को उधर ले जाओ तो ये एक्स बार हो जाएगा। तो देखिए हमारा संख्या जोड़ते हैं तो कितना हो गया, ये 50 बन गया। अर्थात 50 बराबर किसके है, एक्स बार की है। तो हमारा आंसर आ गया। हमारे इस समीकरण इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार का मान आ गया डिस्ट्रीब्यूशन 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ गया, हमने याद किया था वो आया 10। दोनों मान हमने निकाल लिए हैं। तो जिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स बार का मान 50 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का मान 10 होगा, तो निश्चित रूप से 45 से कम वालों की फ्रीक्वेंसी 31% होंगी और 64 से अधिक वालों की फ्रीक्वेंसी 8% होंगी। तो इस तरीके से हम बहुत इजी वे में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात जहां पर हम प्रायिकताओं के आधार पर जेड तय करके मिसिंग एक्स बार और मिसिंग स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, जिनको आप प्रैक्टिस कीजिए और हल कीजिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन निकालिए। आप एग्जामिनेशन में
आपको तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में से एक डिस्ट्रीब्यूशन एम को निश्चित रूप से मिलता है, तो अच्छी तरीके से तैयार करके आप अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यदि समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए लेक्चर को, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स में इसको आप शेयर कीजिए। लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।